हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक 10th चैप्टर द सरमन एट बनारस। अब सरमन क्या होता है? सरमन होता है उपदेश देना किसी चीज़ का, और यहाँ पर चैप्टर का क्या मीनिंग है? जो टाइटल है सरमन एट बनारस, यानी कि बनारस पर जो उपदेश दिया गया था उसके बारे में ये चैप्टर है। अब ये उपदेश किसके द्वारा दिया गया, किस लिए दिया गया, उस उपदेश देने के पीछे रीजंस क्या थे, उस बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या उपदेश किसने दिए थे। तो स्टार्ट होती है स्टोरी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के द्वारा ये उपदेश दिए गए थे। सो गौतम बुद्ध 563 बिफोर क्राइस्ट टू 483 बिफोर क्राइस्ट began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in the northern India। अब गौतम बुद्ध जिनका जन्म बिफोर क्राइस्ट 563 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 483 बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट में इनकी डेथ हुई थी 483 में। इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था एज ए प्रिंस, यानी कि एक राजकुमार के रूप में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। तब इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और ये नॉर्थ इंडिया में रहते थे तब। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। अब जब ये 12 साल की उम्र के थे तब इन्हें हिंदू रीति रिवाजों से संबंधित शिक्षा के लिए एक स्कूल में भेज दिया गया। तब आश्रम में भेजा जाता था, जहाँ पर मतलब कहीं वन में किसी आश्रम में भेजा जाता था जहाँ पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, हिंदू सभ्यता से रिलेटेड, हिंदू स्कल्पचर से रिलेटेड। 4 साल तक उन्होंने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद वापस घर पर लौट आए, तब इनकी शादी करवा दी गई। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। अब इनका एक बच्चा था और तब तक ये काफ़ी मतलब बिफ्यूटेड रॉयल्टी के साथ, यानी कि काफ़ी शान शौकत के साथ अपने जीवन व्यतीत किया इन्होंने। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और जब ये 25 साल के थे ये प्रिंस, यानी कि हमारे गौतम बुद्ध, जब तक ये 25 साल के थे तब तक तो क्या था, इससे पहले अभी तक इन्होंने कुछ भी दुख वगैरह नहीं देखा था। हेयर टू फोर शील्डेड, यानी कि आज से पहले तक इन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आई थी। इनके पिताजी ने इन्हें बचा कर रखा था सभी दिक्कतों से। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। लेकिन आखिरकार जब एक बार ये हंटिंग के लिए गए हुए थे, शिकार के लिए गए हुए थे, तब वहाँ पर इन्होंने एक सिक मैन को देखा, फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, फिर वहाँ पर उन्होंने एक व्यक्ति जो कि मर चुका था उसके फ्यूनरल को होते हुए देखा, दाह संस्कार जिसे बोलते हैं हम, और उसके अलावा एक मॉन्क को भिक्षा मांगते हुए देखा, आर्म्स मांगते हुए देखा। These slides so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। और फिर इन सभी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना घर वगैरह सारा कुछ त्याग दिया और दुनिया में निकल पड़े किस चीज़ की खोज के लिए, यानी कि एक स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। एनलाइटमेंट क्या होता है? एक स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि गहन शिक्षा, जिसे कि बहुत डीप शिक्षा कहा जाता है। किस बारे में होती है शिक्षा? ये सभी आसपास के जो भी दुख हैं, दर्द हैं, वो किस टाइप के हैं, कैसे लोग उसे सहन कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे, उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए उन्होंने अपना घर वगैरह सारा कुछ त्याग दिया और जो दुख इन्होंने देखे थे वहाँ पर उन सभी को जानने के लिए निकल पड़े। ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। अब लगभग 7 साल तक ये इसके बारे में खोज करते रहे, ढूंढते रहे, और आखिरकार एक पीपल ट्री के नीचे बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे, वेयर ही वॉव्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। और इन्होंने तब ये शपथ ली, वॉव्ड यानी कि शपथ लेना, इन्होंने तब ये शपथ ली कि जब तक इन्हें एनलाइटमेंट की खोज नहीं मिल जाएगी, एनलाइटमेंट नहीं मिलती, तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे। एनलाइटेड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। और लगभग 7 दिनों के बाद ही इन्हें क्या है, वो एनलाइटमेंट मिल गई जिसके बारे में खोज कर रहे थे। और तब इन्होंने उस ट्री को, उस पीपल के ट्री को क्या नाम दिया? बोधि ट्री दिया, या फिर ट्री ऑफ विजडम कह सकते हैं हम। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और तब इन्होंने उपदेश देने स्टार्ट कर दिए थे। किस बारे में उपदेश देने स्टार्ट कर दिए? लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि इस तरह से नहीं, इस तरह से आपको करना चाहिए, ये दुख नहीं लेने चाहिए आपको, मतलब उपदेश देने शुरू कर दिए थे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोज एज द बुद्धा। और तब इन्हें क्या है, बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कि बुद्ध ने
अपना पर्स्ट का मीनिंग क्या होता है? उपदेश देना। कि अपना जो पहला उपदेश है उसकी शुरुआत कहाँ से की? बनारस से की। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास। अब डिपिंग प्लेसेस यानी कि बाथिंग, यानी कि जहाँ पर लोग अपने दुख वगैरह मिटाने के लिए स्नान करते हैं। तो बुद्ध कहाँ पर पहुँचे? बनारस में पहुँचे। मोस्ट होली ऑफ द, और जो जहाँ की सबसे पवित्र स्थान माना जाता है गंगा नदी, वहाँ पर पहुँचे बनारस में। और वहाँ पर इन्होंने कहाँ पर मतलब अपना उपदेश देना शुरू किया? जहाँ पर डिपिंग प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा अपने दुख दर्द मिटाने के लिए गंगा नदी में स्नान करने आते हैं ताकि उनके सारे कष्ट वगैरह दूर हो जाएं। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर। और तब उस सरमन को, उस उपदेश को संभाल कर रखा गया और फिर यहाँ पर दिया गया उस उपदेश को। ये उपदेश दिया किसने? गौतम बुद्ध ने। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। अब इनस्क्रप्टेबल क्या है? समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, यानी कि एक ऐसा इस तरह का दुख या फिर इस तरह की बातें जो कि आसानी से समझ ही ना आ सकती हूँ। और यहाँ पर क्या है? इनस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी कि इस तरह के दिक्कतें जो कि देखी भी ना जा सकें या फिर जो कि समझ भी ना आई जा सकें। तो क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट। तो इससे हमें क्या पता लगा? इन्होंने जो उपदेश दिए थे उससे क्या पता लगा कि जिस तरह की सफरिंग लोग कर रहे हैं वो क्या है? आसानी से समझ आने वाली नहीं है। और गौतम बुद्ध ने इस पर अपनी शिक्षा ग्रहण किया और इसे समझा है। अब आगे क्या है? जो उपदेश दिया गया वो स्टार्ट होता है। तो वो उपदेश किसे दिया गया वो भी जानेंगे हम। सो कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। अब कीसा गौतमी एक नाम आता है यहाँ पर, जिनका एक ही बच्चा था जो कि अब क्या हुआ? मर गया। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "He has lost her senses. The boy is. She has lost her senses. The boy is dead." अब कीसा गौतमी अपने बच्चे को लेकर इधर उधर भटकती रही, कभी अपने पड़ोसियों के पास तो कभी किधर, और बोलती रही कि मुझे कोई इसके लिए मेडिसिन दे दो, कोई मेडिसिन दे दो। और लोग क्या कहने लगे फिर? कि ये अपना आपा खो चुकी है, इसका दिमाग घूम चुका है, इसका बेटा तो मर चुका है। At length, Kisa Gotami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग आई है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड आया है दी, THEE, और एक आया दाय। THEE का मीनिंग होता है YOU, यू जो आप यूज़ करते हो, और दाय का मीनिंग होता है योर। तो ये आपको वर्ड ध्यान रखना है। ये पहले यूज़ किए जाते थे काफ़ी ज़्यादा, अब लिटरेचर में कम यूज़ होते हैं, लेकिन जो पहले से लिखी हुई कहानी है उनमें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको ये वर्ड। और ये हम एज इट इज़ पुराने वाला पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये वाला किस्सा जो है पुराना लिखा हुआ है, तो एज इट इज़ उसे प्रिंट किया गया है। तो दी और दाई वर्ड यूज़ किए गए हैं। दी का मीनिंग है यू और दाई का मीनिंग है योर। तो हमारी बात क्या चल रही थी कि कुछ दूरी पर जाकर कीसा गौतमी को एक आदमी मिला, और उस आदमी ने क्या जवाब दिया उसकी रिक्वेस्ट का, कीसा गौतमी की रिक्वेस्ट का, कि मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता आपके बच्चे के लिए, लेकिन मैं एक ऐसा फिजिशियन बता सकता हूँ जो कि आपको इसका इलाज दे सकता है। एंड द गर्ल सैड, प्रे टेल मी। और वो लड़की कहती है या फिर वो कीसा गौतमी कहती है कि चलो ठीक है, मुझे बताओ जल्दी से कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध। और फिर वो आदमी जवाब देता है कि आप शाक्य मुनि जो कि बुद्ध हैं उनके पास जाइए। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड। अब यहाँ पर वर्ड आया रिपेयर्ड। तो रिपेयर्ड, आप नॉर्मल रिपेयर्ड तो जानते हो क्या होता है, रिपेयर करना किसी चीज़ को। यहाँ पर एक स्टाइलिक यूज़ हुआ है यहाँ पर, यानी कि एक स्टाइलिश वे में कहा गया है वेंट टू, यानी कि किसी के पास जाना। तो कीसा गौतमी बुद्ध के पास जाती हैं और वहाँ पर उनसे कुछ मतलब रोती हुई बोलती हैं, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कि भगवान है मेरे भगवान, कृपया मुझे वो मेडिसिन दीजिए जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। द बुद्ध आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो वो बुद्ध क्या बोलते हैं कि मुझे आप क्या कीजिए, लगभग मुट्ठी भर सरसों के जो बीज होते हैं वो ला के दे दीजिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोड्यूस इट, द बुद्ध एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। और ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है कीसा गौतमी, लेकिन उसकी खुशी जैसे ही चेहरे पर झलकने लगी थी कीसा गौतमी की, तो बुद्ध एक बात और बोल देते हैं कि ये जो सरसों के बीज है ना, ये एक ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ पर ना कोई बच्चा मरा हो, ना किसी का कोई पति मरा हो, ना किसी का कोई पिता या माता मरी हो, या फिर ना कोई किसी का दोस्त यानी कि करीबी कोई भी ना मरा हो।
Poor Kisa Gotmi now went from house to house and the people pitied her and said, "Here's mustard seed, take it." तो किसा गौतमी जो है वो इधर उधर घर घर भटकती रहती है और लोग उसे क्या कहते हैं, उस पर तरस खाते हैं। पिटाइड का मीनिंग होता है तरस खाना, कि उसकी हालत पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि ये रहे सरसों के बीज, जाओ ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली? दे आंसर्ड हर, अल्लाह द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। लेकिन जब किसा गौतमी ये बात कंफर्म करती है, क्योंकि उसे ये कहा गया था कि मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड सीड है, वो कहाँ से आने चाहिए, ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ पर कोई मरा ना हो। तो किसा गौतमी फिर उनसे पूछती है कि क्या आपके घर पे कोई बेटा, कोई बेटी, किसी का कोई पिता माता या फिर फैमिली में और कोई मेंबर मरा है? तो वो जवाब देते हैं कि जिंदा तो बहुत कम है, मरने वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें उनके मतलब जो चले गए हैं उनकी याद मत दिलाओ, बहुत गहरे दुख हैं हमारे। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। और कीसा गौतमी को फिर वहां पर ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां पर किसी का कोई ना कोई करीबी मरा ना हो। नाउ कीसा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस। अब कीसा गौतमी काफ़ी ज़्यादा निराश, दुखी हो गई और होपलेस हो गई, यानी कि उसने अब सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। और वो कहीं वे साइड रास्ते पर ही एक किनारे पर बैठ गई और रात का समय हो चुका था, तो सिटी में लाइट्स जो जल रही थी वो उसे देखने लग गई थी। एज ए फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि जैसे वो लाइट्स हैं वो कभी जलती हैं, फ्लिकर्ड अप यानी कि जलना या चमकना, जगमगाती हैं और फिर एकदम से अचानक से एक्सटिंग्विश्ड हो जाती हैं, यानी कि एकदम से बुझ जाती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंट एवरीवेयर। और आखिरकार अंत में क्या होता है कि पूरी की पूरी सिटी में ही क्या है, हर एक जगह अंधेरा छा जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लिव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और तब उन्हें ये बात भी समझ आ जाती है कि आदमी का जो शरीर है वो नश्वर है, यानी कि जो एक बार जलता है वो बुझता भी है, यानी कि जो एक बार जिंदा होता है, जन्म लेता है, वो एक बार मरता भी है। और फिर वो अपने बारे में सोचती है कि वो हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि हर एक के लिए डेथ तो नॉर्मल है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और आखिरकार उसके दिमाग में क्या बात आती है कि इस डिसोलेशन में, अब डिसोलेशन क्या होता है आपको ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वैली ऑफ डिसोलेशन दैट एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सोरो, कि ऐसी जगह जहाँ पर मतलब दुख ही दुख हो, काफ़ी ज़्यादा दुख से भरी हुई जगह हो, कि इस दुख से भरे हुए संसार में देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी, यहाँ पर एक रास्ता जाता है जो कि अनश्वर लोगों के लिए। इमोर्टलिटी क्या होता है, आप मोर्टल और इमोर्टल का मीनिंग समझिए। अब क्या होता है, मोर्टल होता है जो कि मतलब दोज बाउंड टू डाई, यानी कि जिन्हें मरना ही मरना होता है। और इमोर्टल क्या होते हैं, जो अनश्वर होते हैं या फिर अमर होते हैं, अमर कह सकते हैं हम इमोर्टल लोगों को। तो यहाँ पर आपका वर्ड आएगा मोर्टल्स, ये मोर्टल्स यानी कि जिनका मरना तय है उन्हें मोर्टल्स कहते हैं, और इमोर्टल जिनकी मृत्यु ना हो कभी, अमर हो जो। तो अब बात क्या आती है कि डेथ सबकी के लिए कॉमन है। इस दुख से भरे संसार में सिर्फ एक ही रास्ता जाता है जो कि अमर होने के लिए है, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। अब अमर कोई ऐसे नहीं है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, अमर होने से यहाँ पर मतलब है कि जो सभी प्रकार की सेल्फिशनेस त्याग देता है वो क्या होता है, अमर हो जाता है, यानी कि सभी दुखों से दूर हो जाता है। यहाँ पर अमर होने से ये मतलब है। सो द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। अब बुद्ध अपना प्रवचन देते हैं कि ये जो लाइफ है मॉर्टल लोगों की, नश्वर लोगों की, यानी कि जिनकी मृत्यु तय है, उन्हें क्या है, हमेशा ट्रबल, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनकी ज़िंदगी भी छोटी सी होती है और साथ ही साथ वो दुख कष्ट से भरी हुई होती है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसका जन्म हुआ है लेकिन वो मरेगा नहीं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, कि बुजुर्ग होकर भी वो मरेगा। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। और ये क्या है, ये तो मतलब लिविंग बींग्स यानी कि जीवन जीने वालों की प्रवृत्ति भी यही है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, कि जो मतलब पक जाते हैं फल, उन्हें भी एक बार गिरना तो होता ही है, वो गिरने के खतरे से रहते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ।
इसीलिए जो जीने के लिए लोग हैं यानी कि जो नश्वर लोग हैं उनकी मृत्यु भी निश्चित ही है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, और कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं पकाए जाते हैं उन्हें भी आखिरकार एक ना एक दिन टूटना ही होता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और जो मॉर्टल्स नश्वर लोगों की लाइफ है वो भी इस तरह की है, एक बार जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो युवा हो चाहे एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो कोई भी पागल हो चाहे भी बुद्धिमान हो बहुत ज़्यादा, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, हर एक को ही इस मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबके लिए मृत्यु एक सी ही है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशन मार्क। अब ये आगे बताते हैं ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, कि ऐसे लोग जो डेथ से दूर भागते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अपने जीवन के लिए याचना करते हैं, डेथ से दूर भागते हैं, वो जीवन उनका जीवन जो है जल्दी ही खत्म होता है। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना ही कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा सकता है, ये बात मार्क कीजिए, नोट कीजिए। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, कि रिलेटिव्स जो होते हैं वो किसी की दुख के लिए आते हैं। अब लामेंटिंग का क्या मतलब होता है? लामेंट यानी कि दुख करना। 11th में आपका जो फर्स्ट चैप्टर आएगा इलेक्टिव इंग्लिश का वो लामेंट ही है चैप्टर, ये भी ध्यान दीजिएगा। सो वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, कि जब कोई मृत्यु होती है और रिलेटिव्स दुख जताने के लिए आते हैं और दुख जता रहे होते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। वो इसी तरह होते हैं जैसे कि मतलब दुख जताने के लिए आए हैं लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि जाने वाला जा चुका है, और एक मॉर्टल का जीवन जो है वो ख़त्म तो हो ही चुका है। अब जिस तरह से एक ऑक्स होती है उसे क्या है, उसे उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका मांस काट दिया जाता है। सो द वर्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। तो ये लोग है, ये जो संसार दुनिया है, ये किससे भरी हुई है? अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, यानी कि ये पूरी की पूरी मृत्यु से, डीके से भरी हुई है और ऐसे पीड़ित लोगों से ही भरी हुई है जिन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हैं। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस तरह का दुख नहीं मनाते हैं क्योंकि वो दुनिया के रीति रिवाजों को समझ जाते हैं। अब ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइन दी हुई है। दोबारा से समझिए क्या बताया मैंने। गौतम बुद्ध इस तरह का उपदेश देते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी तय है, चाहे कोई रिलेटिव कितना भी दुख जताए चाहे ना जताए, जो जाने वाला है वो तो जाकर ही रहेगा। जिस तरह से एक ऑक्स की हत्या कर दी जाती है उसी तरह मॉर्टल का मरना भी तय ही होता है और ना ही हम जाने वाले को वापस ला सकते हैं। इसीलिए जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो जाने वाले का दुख कम जताता है, इसीलिए वो बुद्धिमान कहलाता है। मतलब जो बहुत ज़्यादा शोक में डूब जाते हैं वो अपने जीवन को किसी न किसी तरह कष्टों से घेर लेते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और ना ही काफ़ी ज़्यादा रोने से ना ही दुख जताने से कोई ज़्यादा खुश रह सकता है, उसे शांति मिल सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और इसकी बजाय इसके विपरीत तो क्या होएगा, अगर वो ज़्यादा दुख जताएगा ज़्यादा रोएगा तो उसकी बॉडी है उसमें भी क्या है, दिक्कतें आने लग जाएंगी, वो खुद बीमार रहने लग जाएगा, उसे भी काफ़ी ज़्यादा कष्ट सहना पड़ेगा इससे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और इससे क्या है वो खुद को काफ़ी ज़्यादा बीमार कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा कष्टदायी बना लेंगे। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लामेंटेशन, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कितना भी दुख जता लो, जो जाने वाला है वो तो जाकर रहेगा, उसे हम बचा ही नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, जाने वाले को आप नहीं रोक सकते। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लामेंटेशन, ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लामेंटेशन, कि जो मतलब पीस चाहता है, जो शांति चाहता है, वो जो लामेंटेशन की जो एरो है यानी कि जो दुख या कष्ट जो हम शो करते हैं, लामेंटेशन का यहाँ पर मीनिंग भी दिया गया एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, यानी कि दुख जताना या दुख दिखाना, कि जो दुख कम दिखाते हैं वो बहुत ही जल्दी पीस को ग्रहण करते हैं, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा दुख दिखाएंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, यानी कि अगर आप दुख जताएंगे, कंप्लेंट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहेंगे तो आपको शांति आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको ये सब त्यागना होगा अगर आपको शांत चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड,
और अगर आप इन सभी से ऊपर उठ जाते हैं, अगर आप दुख कम करेंगे, कम किसी से इस बारे में कंप्लेंट करेंगे, हर एक बार ऐसा नहीं करेंगे कि ये मर गया, मेरा वो मर गया, मेरा ये रिश्तेदार नहीं रहा, तो इस तरह का आप अगर आप दुख कम जताएंगे तो आपको क्या है, बहुत ही आसानी से शांति मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। और जो भी इन सभी दुखों से ऊपर उठ जाएगा, यानी कि अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेगा, वो क्या है, इन सभी दुखों से फ्री हो जाएगा और आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। ये हमारे जो गौतम बुद्ध का जो मतलब सरमन था, जो भी मतलब उपदेश था, वो बताया गया है यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में। लगभग एक पेज के अंदर अंदर आपको ये पैराग्राफ तो काफ़ी है, सॉरी, मतलब लगभग एक पेज के आसपास आपको इस सरमन के बारे में, इस उपदेश के बारे में ही बताया गया है। तो ये चैप्टर छोटा सा था, हमने कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।